सबसेट बनते हैं और उन सबसेट पे वीक मॉडल्स ट्रेन होते हैं और फिर उनकी प्रिडिक्शन को कंबाइन करके हम फाइनल प्रिडिक्शन अपना बताते हैं। ये हमारा बैगिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया था। अच्छा, अगर इसमें एक छोटा सा हम वीक पॉइंट देखें तो वो बस एक ही है कि इंटरनली जो हमारे वीक मॉडल्स ट्रेन होते हैं वो किसी एक ही एल्गोरिथम से ट्रेन हो पाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर वाले जो वीक मॉडल्स हैं वो हमारे अलग अलग एल्गोरिथम से ट्रेन हो? एक हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, एक हो जाए डिसीजन ट्री से, एक हो जाए के नेबर क्लासीफायर से हो जाए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो एक बार देखना पड़ेगा। तो कौन सा डेटा? आयरिस वाले डेटा के साथ मैं बता देता हूँ। फ्रॉम डॉट डेटा सेट लोड आयरिस। आयरिस के बाद यहाँ तक तो सारी बातें हम वही सब हैं जो जानते हैं। अब उसके बाद एक वीक मॉडल्स मैं बनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास तीन अलग अलग एल्गोरिथम। मैं चाहता हूँ इस बार जो मेरे वीक मॉडल्स हों वो इन तीन एल्गोरिथम से ट्रेन होने चाहिए। तो मैंने वीक मॉडल वन बनाया, WK1 इक्वल टू के नेबर क्लासीफायर। और मैंने यहाँ पर मान लीजिए नेबर्स की वैल्यू पास कर दी 4। दूसरा वीक मॉडल 5 के साथ बना दी। ऐसा कर सकते हैं। तो लॉजिकली ये दो अलग मॉडल हैं। फिजिकली दोनों एक ही एल्गोरिथम के साथ ट्रेन होंगे लेकिन दोनों का अलग तरीका हो सकता है क्योंकि एक नेबर 3 4 पे है, एक 5 पर है। तो अलग अलग तरीके से हम मॉडल वीक वाले ट्रेन कर रहे हैं। तो अलग अलग वो फिजिकल अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग नाम के एल्गोरिथम से, या एक ही एल्गोरिथम है बट उनके हाइपर पैरामीटर बदल दिए हैं मैंने। कुल मिलाकर मैंने ये 4 वीक मॉडल अपने बनाए। अब मैं चाहता हूँ 4 वीक मॉडल से मैं अपना इनसेम्बल वाला मॉडल ट्रेन करूँ। अब जो रैंडम फॉरेस्ट और जो हमारा बैगिंग क्लासीफायर होते हैं, ये दोनों में से एक तो हमसे पूछता है कि बताओ वीक मॉडल किस एल्गोरिथम से ट्रेन कराना है। दूसरा तो पूछता भी नहीं है, और जो पूछता है वो एक ही पूछता है वो। तो एक मॉडल है मेरे पास। एक मॉडल मुझे इनसेम्बल में बनाना है और उसके एल्गोरिथम का नाम होगा वोटिंग क्लासीफायर। तो वोटिंग क्लासीफायर नाम का
एक और एल्गोरिथम है इनएसेंबल के अंदर। अब बोटिंग क्लासिफायर से अगर आप अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, तो बोटिंग क्लासिफायर में आपको अपने वीक मॉडल जितने भी हैं वो आपको पास करने होते हैं एज ए लिस्ट ऑफ टपल, एज ए लिस्ट ऑफ टपल। तो आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई ऑफ टपल, तो यहाँ पर टपल बनाएंगे, जितने वीक मॉडल हैं उतनी टपल आपको बनानी है। 4 वीक मॉडल हैं, 4 टपल, और हर टपल में मॉडल का एक कोई भी स्प्रिंग नाम देंगे और कॉमा लगाकर वो वीक मॉडल देंगे जो ट्रेन कराना है बोटिंग क्लासिफायर। तो बोटिंग क्लासिफायर वाला जो मॉडल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग मॉडल की तरह कंसीडर होगा। तो यहाँ पर पहले वाले मॉडल का नाम दे दिया स्प्रिंग में M1, जो कि एक्चुअल में कौन है, WK1। दूसरे वाले मॉडल का स्प्रिंग नेम दे दिया मैंने M2, जो कि वास्तव में WK। तीसरा वाला M3, WK। चौथे वाले का नाम M4 दे दिया, WK। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने पास कर दिया अपना मॉडल को, फिट कर दिया, X, Y पास कर दिया, मॉडल ट्रेन हो गया। तो ये वार्निंग क्यों आई? वार्निंग इसलिए आई है क्योंकि एक मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में आप जानते हैं कि वो हमारा इंटरनली इटरेशन करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो इटरेशन है वो बढ़ा दो यहाँ पर। बोटिंग क्लासिफायर बन गया। अब बिहाइंड द सीन हमारे बूट स्ट्रैप डेटा सेट नहीं बने होंगे, रैंडम सैम्पलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा बिहाइंड द सीन? जितना भी डेटा आया था, जो भी डेटा सेट आया है, ये पूरा का पूरा डेटा सेट पहले वाले वीक मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर दिया गया। डिक्टो सेम डेटा सेट बिना किसी चेंज के दूसरे वाले वीक मॉडल को ट्रेन करने के लिए दिया गया, तीसरे वाले को ट्रेन करने के लिए दिया गया, चौथे वाले को ट्रेन करने को दिया। अब सेम डेटा सेट अगर सबको देंगे तो ये क्वेश्चन तो मन में नहीं आएगा ना कि चारों में डिफरेंस क्या है। फिर चारों एक ही चीज सीख रहे हैं, चारों एक ही डेटा सेट से सीख रहे हैं, लेकिन चारों का तरीका तो अलग है। ये के नेवर विद नेवर की वैल्यू 4 है, ये के नेवर विद नेवर की वैल्यू 5 है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये डिसीजन ट्री है। तो सबने अपने अपने तरीके से सीखा होगा, डेटा सेट सेम ही है। ठीक है। अब क्या हुआ? अब कोई भी मैं अपना सैंपल लेकर आऊंगा, कोई भी मैं अपना सैंपल लेकर आऊंगा जिसका मुझे प्रिडिक्शन कराना है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये सैंपल गया मॉडल बन के पास। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे मॉडल, अंदर वाले वीक मॉडल को, कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है या फिर आपको सीधे क्लास प्रिडिक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम बताते हैं, कैसे बताते हैं। बोटिंग क्लासिफायर में एक आर्गुमेंट होगा जिसका नाम है बोटिंग। अब बोटिंग आर्गुमेंट की वैल्यू एक होती है हार्ड, एक होती है सॉफ्ट। अब यहाँ पर देखो, हार्ड बोटिंग का मतलब क्या है? अगर बोटिंग हार्ड है
तो सीधे सीधे क्लास लेवल प्रिडिक्ट होगा और मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से रूल आ जाएगा। ठीक है, और अगर सॉफ्ट वोटिंग कराओगे तो प्रोबेबिलिटीज हम पूछेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ लिख दिया हमने भाई 8। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी सैंपल आएगा नया, सैंपल लेंथ 2.5, सैंपल विथ 1.0, पेटल लेंथ 5.6, पेटल विथ 0.6। अब बताओ भाई ये कौन होगा। मैं लिखा यहाँ पे प्रिंट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और अपना सैंपल पास कर। कह रहा भाई ये सैंपल क्लास 1 का होगा। अब इंटरनली क्या हुआ होगा, जब ये सैंपल इन चारों मॉडल के पास गया होगा, M1 M2 M3 M4 जो आपने बनाए हैं, तो हार्ड वोटिंग में क्या करते हैं, इन सारे मॉडल से सीधे सीधे क्लास पूछेंगे। तो मॉडल 1 ने बताई होगी क्लास 1, इसने बताई मान लो क्लास 0, इसने बताई क्लास 1, इसने बताई क्लास 1। अब मेजॉरिटी वोटिंग, जैसा नाम, मेजॉरिटी वोटिंग कर लेते हैं। जिसने ज्यादा, जिन क्लास को ज्यादा मॉडल ने आउटपुट दिया है वो मेरी विनर क्लास होगी। और वो आंसर आप जानते ही हैं जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, क्या कि अगर टाई हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लास पहले आएगी उस क्लास को विनर बना दिया जाएगा। मान लो इसने क्लास 1 बोला, इसने 0 बोला, इसने 0 बोल दिया, इसने 1 बोला, तो फिर तो टाई हो गया। तो क्लास 0 आउटपुट आएगा, क्योंकि 0 और 1 में पहले कौन सी क्लास आती है, 0 क्लास आती है। ठीक है, तो हार्ड वोटिंग कैसे काम करती है, इस तरह से काम करती है। अब अगर मैं यहाँ पर हार्ड वोटिंग में, वोटिंग जगह हार्ड की जगह पर सॉफ्ट लगा दूं, वोटिंग में हार्ड की जगह मैं सॉफ्ट लगा दूं, तो क्या होगा। सेम मॉडल, सेम आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आउटपुट सर कुछ बदल गया, हमने कहा बदल सकता है, अंदर की कहानी सबकी अलग अलग चल रही है। तो सॉफ्ट वोटिंग में क्या होता है, हर मॉडल से हम ये नहीं कहेंगे सीधे सीधे क्लास बताओ, हम मॉडल से बोलेंगे ये बताओ जो सैंपल हमने M1 को दिया है, M1 इस सैंपल की 0 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, P1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और टू जो हमारी सेकंड क्लास है उससे बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये क्या करेगा, ये हमें वापस करेगा 3 प्रोबेबिलिटी, 0 क्लास से बिलोंग होने की, क्लास 1 से बिलोंग होने की, क्लास 2 से, ये भी 3। हर मॉडल 3 3 प्रोबेबिलिटी। अब क्या करोगे, अब एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालोगे, लेकिन यहाँ पर KNN में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। KNN में प्रोबेबिलिटी लॉजिकली नहीं होती है, सिंटैक्टिकली होती है। सिंटैक्टिकली का मतलब यह है कि KNN के साथ जब आप ये वाला मेथड कॉल करेंगे, प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबे, और अपना सैंपल पास करेंगे, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऐसे दिखाएगा, 0 क्लास की प्रोबेबिलिटी 0,
क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी 1, क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी 0। अगर सैंपल क्लास 2 से बिलोंग करता है तो दिखाएगा 0 0 1। ये नेचर होता है। तो ये नेचर जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा ट्रू नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं के एन एन में प्रिडिक्ट प्रोबे मेथड का यूज करता हूं, जैसा मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कर सकता हूं, वैसा ही मैं जितने भी मॉडल हैं सब मैं कर सकता हूं। लेकिन जो रियल में प्रोबेबिलिटी, लॉजिकली जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारा कौन सपोर्ट करता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अगर मैं केएनएन में प्रोबेबिलिटी सिंटैक्टिकली डिफाइन करता हूं तो यस, उसमें ये मेथड होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखूं तो बहुत ट्रू फॉल्स नेचर है उस प्रोबेबिलिटी का। या तो किसी भी क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी 100% आएगी, बाकियों की सबकी 0 होगी, जबकि ऐसा होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब ये बात कही जाती है कि के नेवर क्लासीफायर में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो उसका मतलब यही होता है कि वहां पर प्रोबेबिलिटी सिंटैक्टिकली चलेगी, लेकिन उसका नेचर ट्रू फॉल्स वाला होता है, इसलिए उसको हम ना के बराबर मानते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, परसेंटेज वाइज कभी नहीं आएगी। तो किसी भी क्लास की प्रोबेबिलिटी 100% आनी है और बाकी सबकी 0 आनी है। ठीक है, इसीलिए वहां पर प्रोबेबिलिटी का कोई सेंस बनता नहीं है। तो फिर फायदे क्या हुआ प्रोबेबिलिटी का? फिर तो सीधे सीधे आप आउटपुट ही बता रहे हो। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें हम लोग दिमाग लगाकर सोच पाए कि क्या हो रहा हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बताता है क्लास 0 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी 0.48 है, क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी 0.52 है। अब हमें पता चल रहा है कि ये सैंपल इक्वली बराबर था 0 से बिलोंग होने के लिए भी। तो जरूरी नहीं है कि अभी मेरा मॉडल लॉजिस्टिक का से क्लास 1 बता रहा है तो दुनिया के सारे मॉडल क्लास 1 का बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है 0 से बिलोंग होने की भी इसकी है। जबकि अगर वही सैंपल मैं के नेबर को दूंगा तो सीधा बताएगा 0 और 1। तो उसका ट्रू फॉल्स नेचर इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बराबर, आगे बढ़ो, यहाँ पर आओ। सॉफ्ट वोटिंग में क्या होता है? सॉफ्ट वोटिंग में, अच्छा, ये भी क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेते हैं, सॉफ्ट वोटिंग बाद में करेंगे। डिसीजन ट्री में जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं उनका नेचर ट्रू फॉल्स कब होगा? जब कोई नोड पूरी तरह से कैसा है? इम्प्योरिटी 0 के साथ है। अगर डिसीजन ट्री का कोई भी नोड इम्प्योरिटी रखता है जहां पे गिनी 0 नहीं हुआ है, कोई सैंपल है जो इस क्लास का भी है उस नोड के पास, और दूसरे क्लास के सैंपल भी ट्री के अंदर आए हुए हैं किसी नोड पर, अगर मेरा रैंडम सैंपल जिनका मैं प्रिडिक्शन कराने आ रहा हूँ वो उस नोड पे आकर रुक जाता है कंडीशन चेक करते करते जहां पर इम्प्योरिटी 0 नहीं थी, अब उसका जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ट्रू फॉल्स नेचर का नहीं आएगा, क्योंकि जिस नोड पे जाके मेरा सैंपल रुका है वहां पर क्लास 0 के सैंपल भी हैं, क्लास 1 के सैंपल भी हैं। तो अब वो प्रोबेबिलिटी किसी एक क्लास की 0 बता सकता है, लेकिन दूसरी की कुछ ना कुछ बताएगा, तीसरी की कुछ ना कुछ हमारी बताएगा। तो इसलिए डिसीजन ट्री प्रोबेबिलिटी सपोर्ट करता है, ऐसा हम कहते हैं। तो उसका नेचर ट्रू फॉल्स हो सकता है कब? जब कोई भी नोड पूरी तरह से इम्प्योर हो और हमारा रैंडम सैंपल उसी नोड पर आके प्रेडिक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जो मैंने बोला है उसकी पिक्चर दिमाग में बन रही है, तब तो समझ में आ रहा है। बहरहाल अब आ जाते हैं अपने वापस से सॉफ्ट वोटिंग पर। सॉफ्ट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हर क्लास से हमने, हर मॉडल से हमने हर क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रोबेबिलिटी, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2, और फिर इनमें से जो मैक्सिमम होगी, जो इनमें से मैक्सिमम आएगी। तो इस तरह से हमारा
इंटरनली क्या होता है, सॉफ्ट वोटिंग के साथ हमारा काम किया जाता है। चलिए, तो ये कहानी हो गई हमारी वोटिंग क्लासीफायर। ठीक है, तो वोटिंग क्लासीफायर में सिर्फ एक ही फायदा देखा हमें। वो क्या फायदा देखा कि हम वीक मॉडल को अलग अलग एल्गोरिथम से ट्रेन कर सकते हैं। ये कायदे में केबीसी वाला खेल हुआ। हर वीक मॉडल अलग अलग बंदा है जो बैठा है ऑडियंस में, और जो ये वाला मॉडल है जो वोटिंग क्लास कर रहा है, ये वो बंदा जो हॉट सीट पर बैठा हुआ है। अगर मैं इस वाले सैंपल को देखूं तो हार्ड वोटिंग में क्लास 1 बता रहा है और सॉफ्ट वोटिंग में क्लास 2 बता रहा है। तो क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया कि सर मुझे कौन से वाले के साथ जानना चाहिए, इसका आंसर कहाँ से लोगे। तो आपको क्या करना है, पहले अपने सैंपल का प्रिडिक्शन नहीं कराना है, पहले अपने डेटा को दो हिस्सों में तोड़ना है, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। फिर आप देखें ट्रेनिंग टेस्टिंग का स्कोर लो बायस लो वेरिएंस वाला किस पर आ रहा था, हार्ड पे आ रहा था या सॉफ्ट पर आ रहा था। जिस पे आ रहा था उसके साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ग्रिड सर्च सीवी लगा सकते हैं, है ना, क्रॉस वैलिडेशन करेंगे ग्रिड सर्च सीवी के साथ कि भाई हमें बताओ कौन सी वोटिंग बढ़िया है, हार्ड वाली वोटिंग अच्छी है या फिर हमारी सॉफ्ट वाली वोटिंग अच्छी है। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा, दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हो, चाहे खुद से ट्रेन टेस्ट करके पता कर लो या उससे अच्छा तरीका है ग्रिड सर्च सीवी के साथ आप यूज करो ना। कैसे करते हैं देखो, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ग्रिड सर्च सीवी। अब इस मॉडल को दोबारा बनाते हैं और मैंने यहाँ पर ग्रिड सर्च सीवी का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें अपना मॉडल दे दिया, इस वाले मॉडल को ट्रेन करना। अब इस वाले मॉडल के अंदर बहुत सारे वीक मॉडल अपने आप ट्रेन होते रहेंगे। इस वाले मॉडल का कौन सा हाइपर पैरामीटर पता करना है, यहाँ लिखेंगे परम ग्रेड, डिक्शनरी में लिख दिया मैंने वोटिंग। कौन कौन सी वैल्यू है इसकी, एक हार्ड वोटिंग है और एक सॉफ्ट वोटिंग है। तो उसके बाद यहाँ बताओ सीवी कितनी बार टेस्टिंग करनी है, क्योंकि आप खुद से ट्रेन टेस्ट करोगे तो एक ही बार कर पाओगे। ये वाली अप्रोच क्या कर रही है, ये वाली अप्रोच मल्टीपल टाइम ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ तोड़ के डेटा को फिर हर बार हमारा वोटिंग क्लासिफायर मॉडल को ट्रेन करके हर बार जो टेस्टिंग वाला पोर्शन बचा था उसका स्कोर निकाल कर आपको देंगे। हमने कहा चलो 5 बार कर लो ऐसा। अब ग्रिड सर सीवी को मैंने अपना एक्स और वाई दे दिया, अपने आप 5 बार इसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग होगी और 5 बार हमारा इन असेंबल वाला मॉडल ट्रेन होगा, एक बार हार्ड के साथ एक बार सॉफ्ट के साथ। हो गया। अब अगर आप पता करना चाहूँ ग्रिड सर्च सीवी से बेस्ट पैरामीटर किसके साथ आया, तो ये हार्ड के साथ बता कितना आया। 97 एक्यूरेसी आई है हार्ड वोटिंग के साथ। सॉफ्ट के साथ भी बहुत खराब नहीं आई होगी लेकिन इससे कम आई होगी। तो जब भी आपके मन में ऐसी कोई भी दुविधा आए
कि मैं इस मॉडल को किस हाइपर पैरामीटर के साथ ट्रेन करूं, तो पहले आप ग्रिड सर्च सीवी से हाइपर पैरामीटर के जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को पिक कर लो। कर लिया आपने पिक, अब आपको पता चल गया कि मैं हार्ड वोटिंग के साथ डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो ऐसा इसी में नहीं, जितनी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है सबके साथ आप ऐसा करें। ऐसा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि पहले से मतलब पता ही नहीं होगा ना कि कौन सा हाइपर पैरामीटर सही चलेगा इस डेटा पर। ग्रिड सर्च सीवी से इस काम को हमें पहले करवा के देख लेना चाहिए। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा होगा तो ग्रिड सर्च सीवी होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंप्यूटेशनली अप्रोच एक्सपेंसिव है, लेकिन ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, एग्जैक्ट हाइपर पैरामीट्रिक वैल्यू मिल जाएंगी, इसके बहुत ज्यादा चांस होंगे। तो रिकमेंडेशन है यस, करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सर, क्या ये इनसेम्बल हमारा, अच्छा इसको बैगिंग कहोगे नहीं कहोगे, वोटिंग क्लासीफायर को बैगिंग कहोगे या नहीं कहोगे? क्योंकि बैगिंग का मतलब होता है एक डेटा सेट के सबसेट बनाकर, कई सारे सबसेट बनाकर मॉडल को ट्रेन करना। यहाँ पर डेटा सेट के सबसेट का बन रहे हैं, यहाँ तो डिक्टो कॉपी बन रही है। तो पता क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेटा सेट बिना बूट स्ट्रैप वाले बन रहे हैं। बिना बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि सेम डेटा की कॉपी हर वीक मॉडल को दी जा रही है, तो क्या बोलते हैं, विदाउट बूट स्ट्रैप एनसेम्बल लर्निंग। तो यहाँ पर हम बैगिंग शब्द अवॉइड करेंगे, कि हम बैगिंग शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिक्टो हमारे डेटा सेट की कॉपी जा रही है। हाँ, वोटिंग क्लासिफायर इज अ पार्ट ऑफ एनसेम्बल लर्निंग। ठीक है, और अगर कोई बोलेगा नहीं हम तो इसे बैगिंग में रखेंगे, तो शर्त के साथ बैगिंग विदाउट बूट स्क्रैपिंग। बैगिंग बोलो, फिर अगर बोलना चाहते हो थैले बनाओ अलग अलग, क्योंकि बन तो रहे होंगे, है ना, डेटा सेट अलग अलग कॉपी तो बनी होगी, लेकिन बिना बूट स्क्रैप के बनी होगी। मतलब सेम डेटा सेट हर बार कॉपी हो रहा होगा बैग के अंदर, हर बैग के अंदर सेम डेटा पड़ा होगा। ठीक है, तो इस नज़र से आप इसको फिर बैगिंग के अंदर शामिल कर सकते हो। तो ये बोलने वाले का नजरिया होगा कैसे वो बोल रहा है। तो इन सैम्पल लर्निंग का पार्ट है ये, ऊपर से एकदम अथेंटिक है, ट्रू है। अब इसको आप बैगिंग का पार्ट मानोगे नहीं मानोगे, ये आपका नजरिया है कि आप क्या नजरिए के साथ आते हैं। ठीक है, रिग्रेशन, क्या ये वाला पोर्शन रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन में नहीं चलता? क्या बैगिंग रिग्रेसर में नहीं है? बैगिंग क्लासीफायर है, बैगिंग रिग्रेसर है। इसी तरह से बोटिंग क्लासीफायर है, बोटिंग रिग्रेसर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से काम कर। तो क्विकली मैं करके दिखा देता हूँ। तो रिग्रेशन का सैलरी वाला डेटा मेरे पास रखा ही है, वही मैं ले आता हूँ। डॉट डेटा सेट रिग्रेशन। अब ट्रेनिंग टेस्टिंग अपना करते रहना, मैं इसमें से बस एक्स और वाई निकाल लेता हूँ। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। बाकी सब चीजें जो पहले पढ़ी थी एज इट इज हैं। ठीक है,
बस यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स पास करने हैं। मान लो मैंने 5 रख दिया, तो पांचों वीक मॉडल को डिसीजन ट्री से ट्रेन किया जाएगा। मैंने पूरा का पूरा डेटा ही दे दिया, कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं करी है। और अगर कोई सैंपल का प्रेडिक्शन मैं कराऊंगा मॉडल से, तो मान लो 10 साल एक्सपीरियंस पे सैलरी इतनी आएगी, और 15 साल पे इतनी आ रही है। तो इंटरनली क्या हो रहा होगा, ये वाला सैंपल पांचों वीक मॉडल के पास गया होगा, पांचों ने अपना आउटपुट दिया होगा, कंटिन्यूस वाला सीधा आउटपुट दिया होगा, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी और क्लास तो है नहीं। फिर उन पांचों मॉडल का एवरेज लेकर आपको दिखाया जाए। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ऐसी समस्या डिसीजन ट्री के साथ आई थी। अब सोचो, इंटरनली हैं तो सारे के सारे डिसीजन ट्री ही, अंदर सारे डिसीजन ट्री एक ही जवाब दे रहे होंगे, उन सब का एवरेज भी एक ही आ रहा होगा। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को भी बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। तो रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए तो मैंने बता रखा है, वही लीनियर रिग्रेशन, वही एल्गोरिथम है जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, हमेशा नहीं होती है, हमने कहा नहीं हमेशा नहीं होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इससे भी अच्छी कोई है, हमने कहा इससे अच्छी न्यूरल नेटवर्क है। तो न्यूरल नेटवर्क एक कॉन्सेप्ट है जो आपको डीप लर्निंग के अंदर पढ़ाया जाता है। वो हमारा लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन होता है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने का, चाहे वो क्लासिफिकेशन का हो, चाहे वो रिग्रेशन का हो। तो जब कुछ भी समझ में ना आए, तो न्यूरल नेटवर्क आपका आखिरी आंसर होता है। ठीक है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क की शर्तें होती हैं कि न्यूरल नेटवर्क पे अगर आप कोई भी डेटा ट्रेन करते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। अगर 150 सैंपल है, 150 सैंपल आयरिस वाला डेटा है, तो उस पर बेकार एक्यूरेसी आएगी। जब आप हजारों लाखों की बात करते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें लाख रोज हैं, है ना, और कई सारे फीचर हैं, कई 100 फीचर हैं, तो न्यूरल नेटवर्क की याद आती है। अगर डेटा का साइज एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो आप अपना जो एल्गोरिथम पढ़ाई जा रही है, इन्हीं से अपना काम करते हैं, इन्हीं से रिजल्ट हमारे अच्छे आते हैं। रिजल्ट का मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी से होता है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऐसा मॉडल ट्रेन कर लेना जो एक्यूरेट रिजल्ट देने लगे। ठीक है, तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है, तो ये एल्गोरिथम थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज, एक्यूरेसी वाइज अच्छा रिजल्ट नहीं देती। तो वहां पर हमें लगाना होता है न्यूरल नेटवर्क के। तो जब पढ़ेंगे आगे आप देखोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका कोर्स होगा वो पढ़ेगा। तो रैंडम फॉरेस्ट से हम इसको यूज नहीं करना। समस्या यही है कि रैंडम फॉरेस्ट हमारी सुनेगा नहीं, क्योंकि ये जंगल है, और जंगल किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। तो अगर आप सोचो कि सर मैं इसके अंदर डिसीजन ट्री ही क्यों यूज करूं, तो आपकी सुनेगी नहीं। तो इसके अंदर डिसीजन ट्री कौन सा यूज हो रहा होगा, रिग्रेशन वाला, ना कि क्लासीफायर वाला। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर के अंदर जो डिसीजन ट्री बन रहे होते हैं, वो डिसीजन ट्री रिग्रेसर वाले बनेंगे, और हमारी सुनेगा भी नहीं। हम इससे बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन ले लो, मना कर देगा, नहीं यही बनाऊंगा मैं तो अब हम किसके पास जाएंगे फिर, दूसरे के पास जाएंगे। दूसरा कौन है, बैगिंग रिग्रेसर, ये हमारी सुनेगा। तो बैगिंग रिग्रेसर कहता है कि अपना वीक मॉडल मुझे दे देना। तो अब हम लीनियर रिग्रेशन को एज ए वीक मॉडल पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको ट्रेन करने के लिए बैगिंग रिग्रेसर को दे देंगे कि भाई इसे ट्रेन करो 5 बार। वो बेटर अप्रोच होगी, और वो ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पहले तो इसको लाना होगा, लीनियर रिग्रेशन को लाना होगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल
फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो जो बी मॉडल हम बना रहे हैं वो लीनियर रिग्रेशन से बना रहे हैं, और जो हमारा मेन मॉडल बन रहा है वो हम बैगिंग रिग्रेसर से बना रहे हैं। बैगिंग रिग्रेसर को बताएंगे कि भाई बेस एस्टिमेटर कौन सा यूज करना है, ये वाला जो हम दे रहे हैं। कितने बनाने हैं ऐसे, हमने कहा 5 ही बना दो। अब मॉडल को फिट कर देते हैं। अब इंटरनली हमारे 5 लीनियर रिग्रेशन बने होंगे, ठीक है? और अब अगर मैं प्रेडिक्शन कराऊंगा ऑब्वियसली ये पांचों के पास जाएगा, पांचों अपने अपने हिसाब से आउटपुट देंगे, फिर उनका एवरेज आएगा। सेम यहाँ पर हर जगह ऐसे ही होगा। तो लीनियर रिग्रेशन से बेटर अप्रोच ये वाली हो सकती है, इनसेंबल के साथ रिग्रेशन का यूज कर। अब इस वाली अप्रोच में फायदा ही फायदा है, नुकसान तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। नुकसान सिर्फ एक ही चीज का है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, समय ज्यादा लगेगा। अब आपके मन में आए कि सर हम एक काम करते हैं, वीक मॉडल अलग अलग बना दें तो रिग्रेशन वाले, एक के नेवर बना दें, एक डिसीजन ट्री बना दें, एक लीनियर रिग्रेशन बना दें, तो फिर आपको बोटिंग रिग्रेसर की याद आएगी। बोटिंग रिग्रेसर, जो बोटिंग क्लासेस मैंने पढ़ाया था अभी, उसी का क्या यूज करेंगे, बोटिंग रिग्रेसर। लेकिन आप बोलोगे सर फायदा क्या होगा, के नेवर भी बेकार होता है रिग्रेशन में, तो डिसीजन ट्री भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन बात सही गलत की नहीं, बात है कि अप्रोच हमारे पास एक अवेलेबल है जिसमें हम अलग अलग रिग्रेशन वाले वीक मॉडल भी यूज कर सकते हैं। और ऐसी इनसेंबल एल्गोरिथम का नाम क्या है, वोटिंग रिग्रेसर। तो हमें तो पढ़ के देखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वोटिंग रिग्रेसर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब वोटिंग रिग्रेसर में वोटिंग सॉफ्ट हार्ड नहीं होती है, वो एक ही जैसी होती है ना। तो यहाँ पर अपना पहले, अब रिग्रेशन के एल्गोरिथम तो लानी पड़ेंगी। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन आ गया, के नेवर भी लेकर आओ। मैं 2 से कर देता हूँ, है ना, समय तो वैसे हमारे पास है, लेकिन फिर भी पता तो है ही क्या करना है। तो वीक मॉडल 2 बनाते हैं, WK1 एक बनाया लीनियर रिग्रेशन से, WK2 एक बना दिया के नेवर रिग्रेशन, और जो मेन मॉडल है वो बनाया बोटिंग रिग्रेसर का यूज। और इसमें लिस्ट ऑफ टपल अपने वीक मॉडल के बारे में बताएंगे। पहला मॉडल है M1, और ये है WK। दूसरा मॉडल है M2, WK। ठीक है। अब इसमें बोटिंग वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ होगा नहीं। मॉडल डॉट फिट x, y, अपना सैंपल लाओ। हर बार इन दोनों से पूछेंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट आया होगा उसका एवरेज आपको बता दें। तो ये सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि के नेवर रिग्रेसर इन सब के लिए एक ही आउटपुट हमारा दे रहा होगा। सिर्फ इसी की वजह से आउटपुट में रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, दूसरा तो और खराब कर दे रहा है प्रिडिक्शन को, है ना। लेकिन ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकते। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि चलो मेरे पास रिग्रेशन के या क्लासिफिकेशन के कई तरीके हो गए, कौन सी अप्रोच मुझे, कौन सा एल्गोरिथम मुझे यूज करना चाहिए, भूल जाओ प्रोबेबिलिटी किस में होती है किस में नहीं होती है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर के बेस पर। अगर हम क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन में तो R2 स्कोर के बेस पर। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको देखो। मान लो आयरिस वाला डेटा फिर से लेकर आ गया,
अब मुझसे कहा गया कि भाई ये बताओ आयरिस डेटा पर कौन सा मॉडल बेटर होगा, के नेबर वाला, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला, डिसीजन ट्री वाला, कि रैंडम फॉरेस्ट वाला। मान लो इन चारों में से मुझसे पूछा गया कि इन चारों में कौन सा मॉडल बढ़िया ट्रेन हुआ होगा। सबसे शॉर्ट वे में कैसे करोगे इस बात का पता, क्रॉस वैलिडेशन करके। क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैलिड। क्या करो, क्रॉस वैलिड स्कोर फंक्शन कॉल करो। यहाँ पर बताओ पहली बार मॉडल कौन सा वाला चेक करना चाहते हो, जो भी चेक करना चाहते हो वो मॉडल बनाकर पास कर दो इसे। मान लो के नेवर क्लासिफायर से चेक करना चाहते हो, पास कर दो, एक्स दे दो, वाई दे दो। कितनी बार करना है वैलिडेशन, 5 बार कर दो। इंटरनली ये डेटा 5 बार वैलिडेट किया गया वही क्रॉस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, और 5 बार के नेवर का यूज किया गया। हमने कहा एवरेज निकालो। अब ये खेल हम आराम से खेलेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ भी खेलेंगे। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मल्टी क्लास का ऑप्शन था एक बार OBR, दूसरी बार ऑप्शन था मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल के साथ इटरेशन कम पड़ेंगे, मैक्स इटरेशन मैंने 200 कर दिए। उसके बाद इस बार बनाएंगे डिसीजन ट्री। डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर पे, हाइपर पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं करा है मैंने, ठीक है। फिर इस बार बनाएंगे रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है ही नहीं, ऊपर कर लो इनको। कितने एस्टिमेटर के साथ, हमने कहा 5 के साथ। सर अगर 50 कर दें तो हमने कहा हो सकता है बढ़ जाए, खास बढ़ा नहीं। 100 कर दें तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर बढ़ाने से फर्क पड़ सकता था, लेकिन यहाँ तो नहीं पड़ रहा है। तो डिफॉल्ट वैल्यू नंबर ऑफ एस्टिमेटर कितनी होती है, 100 ही होती है। अगर मैं ना बताऊं तो 100 ही लेकर चले। और सर अभी बैगिंग क्लासीफायर में आपने करके देख ही लिया, तो अब सीधा सीधा आंसर बात करते हैं। आयरिस डेटा सेट का अगर मैं मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ तो किस एल्गोरिथम से बढ़िया ट्रेन होगा, किस किस के बीच में ढूंढने, आंसर ढूंढना है, के नेवर क्लासिफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद OBR, लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद मल्टीनोमियल, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। तो 1 2 3 4 5, तब इन पांचों बताओ कौन सा सही आपको लग रहा है। पांचों में से एक तो ये सही है, के नेवर क्लासिफायर की डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर जो भी होते हैं उनके साथ, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मल्टीनोमियल के साथ। अब इन दोनों में से किसके साथ जाना पसंद करोगे, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी का एडवांटेज मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन हमेशा आता है हमारे माइंड में कि सर हम इतनी एल्गोरिथम पढ़ लेंगे और ऐसी बहुत सी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है और सारी हो भी नहीं सकती हैं, तो जो और भी होंगी तो उनसे भी मॉडल ट्रेन हो सकता होगा। तो क्या हो सकता है हम वो पढ़ लेते तो उनसे अच्छा हो जाता। तो इसका आंसर ऐसे निकाले थे कि भाई आप अपने एक ही डेटा पर 8 10 एल्गोरिथम जो जो आप जानते हो उनसे मॉडल ट्रेन करा करा कर क्रॉस वैलिडेट कर लो।
जहां पर क्रॉस वैलिडेशन का स्कोर अच्छा आ रहा है ना, उस एल्गोरिथम का यूज करेंगे उस डेटा के साथ मॉडल को ट्रेन करने के। अब उसके बाद हाइपर पैरामीटर ढूंढना है, मान लो कि इस एल्गोरिथम के हाइपर पैरामीटर के किस कॉम्बिनेशन के साथ और अच्छा आ सकता है, तो ग्रिड सर्च भी लगा लो। तो ऐसे करके हम उस क्वेश्चन का आंसर ले आते हैं जो अक्सर हमसे पूछा जाता है या हमारे दिमाग में खुद आता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से एल्गोरिथम बढ़िया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सबके अपने फायदे नुकसान हैं। तो लास्ट में तो हम एक्यूरेसी ही देखेंगे, भाई वो मॉडल बढ़िया है जिसकी एक्यूरेसी सबसे हाई है। कौन सी एक्यूरेसी देखनी चाहिए? टेस्टिंग वाली, ना कि ट्रेनिंग वाली। और टेस्टिंग एक्यूरेसी देखने की अगर बात ही है तो क्रॉस वैल्यू स्कोर टेस्टिंग स्कोर ही निकाल के बताता है, ट्रेनिंग स्कोर कभी बताते ही नहीं हमारे लिए। तो मेरा मॉडल अनसीन डेटा के साथ कैसे चलेगा, उसे बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन, क्योंकि टेस्टिंग मतलब अनसीन डेटा। ठीक है। अब एक इंसान ने क्या करा, इसी बात को करने का एक प्रोग्राम बना दिया और उसको एक नाम दे दिया ऑटो लर्न। ऑटो लर्न मतलब आप डेटा दे दो, बस बैठ जाओ खाली। वो प्रोग्राम जितनी एल्गोरिथम है 8 10 12, सब पे डेटा ट्रेन करा करा के वैलिडेशन को निकाल निकाल के जो बढ़िया आता है वो सीधा आपको बता देता है कि भाई इस डेटा को ना इस एल्गोरिथम में ट्रेन कर लेना। तो मुझे ये जो बार बार कोड लिखना पड़ रहा है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटो लर्न नाम से एक लाइब्रेरी आती है, पिप इंस्टॉल ऑटो लर्न, कुछ नहीं है उसमें कि किसी इंसान ने बना दिया, वो अपने अंदर से बस यही कर रहा है जो हम मैनुअली कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि भाई ऑटो लर्न क्या है, ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग क्या होता है? कुछ नहीं होती है भाई, हमारा समय बचा रही है बस, और कुछ नहीं। तो वो हम यूज खुद भी कर सकते हैं जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो नई चीज नहीं। चलो, इस बार आपकी सैटरडे संडे क्लास होगी, सैटरडे को भी क्लास होगी, संडे को भी क्लास होगी। और मशीन लर्निंग का वो फील्ड हम लोग पढ़ेंगे जिसपे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इस पर बहुत कम प्रोजेक्ट बनते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो बनते हैं वो दो फील्ड पर बनते हैं। मशीन लर्निंग की दो फील्ड हैं, एक है एनएलपी और एक है कंप्यूटर विजन। मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट जब बनेगा तो 90% चांस है इनमें से किसी एक पर बना होगा। ये जो आज तक हमने पढ़ाई तो बस प्रैक्टिस करने के लिए था कि सारी टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाएं कि ओवरफिटिंग क्या है, इंटरफिटिंग क्या है, फीचर क्या है, टारगेट क्या है, मॉडल क्या है, एल्गोरिथम क्या है। ये सब अब हमें पता है कौन क्या होता है। एक्चुअल प्रोजेक्ट या तो इस पे बनता है या इस पे बनता है। तो इस सैटरडे से मैं स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर विजन। ठीक है। तो कल ऑफ रहेगा, कल थर्सडे है। आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे, फ्राइडे को मिलेंगे। फ्राइडे को इन असेंबल का जो दूसरा वाला पोर्शन है हमारा, बूस्टिंग, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सैटरडे संडे को क्लास होगी। सैटरडे संडे को हम लोग कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर विजन के बाद आपकी दो चीज बचेंगी मशीन लर्निंग का, एक एनएलपी बचेगा और दूसरा आपका बचेगा क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज, और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है रिकमेंडेशन सिस्टम का। ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए फिलहाल इसको एंड करते हैं आज यहीं पर। ऑटो लर्न एक बार देख लेना, उसमें हाइपर पैरामीटर भी ट्यून होने का कॉन्सेप्ट है।